प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन जो है वो जिस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे और डिफरेंशिएशन करने में जो जो स्टेप हम लोग यूज़ करते थे, इंटीग्रेशन में भी सब कुछ वैसे का वैसा ही करेंगे, लेकिन उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर करेंगे। सो इन दिस प्रोसेस we will do reverse operation of a differentiation। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको। तो इसमें हम लोग रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते थे तो क्या करते थे, पहले डिवीजन करते थे, उस डिवीजन को सब्ट्रैक्शन करते थे और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता था हमारे पास में वो बनता था डिफरेंशिएशन। तो यदि उसमें डिवीजन करते थे बच्चों, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे डिवीजन करते थे आपको याद होगा, हम लोग ऐसा लिखते थे कि y जो है, मान लीजिए उसकी कोई वैल्यू थी 2x-3, तो इफ देयर वाज द स्मॉल चेंज इन y, तो ये बन जाता था हमारे पास में y प्लस का डेल y। क्योंकि यहाँ पे y जो है वो फंक्शन था x का, बिकॉज ऑफ ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x द चेंजिंग द वैल्यू ऑफ y, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे लेट मी अज्यूम दैट देर इज अ चेंज इन द स्मॉल y, तो y प्लस का डेल y, उसी प्रकार से स्मॉल चेंज इन x, तो x प्लस का डेल x, ये हम लोग करते थे। अब जब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते थे तो ये आता था हमारे पास में y प्लस का डेल y, मतलब कि ओरिजिनल जो क्वांटिटी वो पहले, तो न्यू माइनस ओल्ड और डिवाइडेड बाई न्यू माइनस ओल्ड, ये हमारा पैटर्न था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास में ये डिवीजन किया और ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया, तो डिवीजन माइनस सब्ट्रैक्शन क्या बनता था हमारे पास में, डिफरेंशिएशन। तो यदि हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन वाले केस में हम लोग डिवीजन की जगह करेंगे मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि डिवीजन जो है उसका अपोजिट बनता है हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन। और जो सब्ट्रैक्शंस है उसकी जगह पे हम लोग करेंगे एडिशन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा हमारे पास में इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, जैसे कि हम लोग इसको dy बाई डी एक्स लिखते थे, तो dy बाई डी एक्स तो वो ये बताता है कि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग y फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x के। उसी प्रकार से जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का एक सिंबल हम लोग देंगे, तो दिस इज द सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को, इंटीग्रेशन करने को, लॉगरिथम करने को, हर एक को सिंबल दिया गया है। जैसे कि प्लस को प्लस का साइन दिया गया, माइनस को माइनस का साइन दिया गया, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन का जो साइन होगा वो हमारे पास में बच्चों ये होगा। तो जब हम लोग किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमको दिया गया है y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो सबसे पहले डिवीजन के कंपैरिजन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको जब हम लोग लिखते थे y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, को लिखते थे हम लोग dy बाई डी एक्स। तो उसी प्रकार से जो dx यहाँ पे डिवाइड में था, ये dx कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा y इंटू में dx। उसके बाद में हम लोग सब्ट्रैक्शंस करते थे, तो यहाँ पे हम लोग उन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हम लोग इस सिंबल को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, dx का जो डिवाइड था वो dx मल्टीप्लाई में आ गया, और ये जो
सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्शंस की बजाय हम लोगों ने क्या लगा दिया यहाँ पे, एडिशंस लगा दिया। एंड दिस सिंबल इंडिकेट्स द एडिशंस ऑफ द ऑल थिंग्स। ये किस प्रकार से सब की सब चीजों का एडिशन है, देखिए इसको कुछ ऐसा समझते हैं कि हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये जो ग्राफ है, ये मान लीजिए यहाँ पे है टाइम और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक वेरिएबल वेलोसिटी यहाँ पे, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक T1 पॉइंट पे जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है, और T2 टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास में इतना है। मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या मैं ये कहूँ कि मुझे बताइए कि T1 टू T2 टाइम तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। फिर से T1 से लेके T2 टाइम तक मेरे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यदि मैं T1 से T2 टाइम तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूँगा, तो ये जो है ये तो मेरे पास में वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, जबकि मुझे क्या करना है, फिक्स, मतलब कि कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस प्रकार से एक स्मॉल रेक्टेंगल में तोड़ लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने फिर से एक स्मॉल रेक्टेंगल में तोड़ लिया, फिर से एक स्मॉल रेक्टेंगल में तोड़ लिया, फिर से एक स्मॉल रेक्टेंगल में तोड़ लिया। इस तरीके से मैं इसमें बहुत सारे स्मॉल 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 रेक्टेंगल्स बना लूँगा। ये रेक्टेंगल इतने स्मॉल होंगे कि अप्रोचिंग टू जीरो होंगे, मतलब जीरो नहीं होंगे लेकिन अप्रोचिंग टू जीरो होंगे। तो मान लीजिए इसी को मैं थोड़ा सा आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं, मतलब सॉरी मैक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं, बड़ा करके दिखाऊं, तो ये जो हम लोग बिल्कुल टेंस टू जीरो मान रहे हैं, तो इसके लिए ये रहा मेरे पास में दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों बीच के पॉइंट के लिए ये जो लाइन बनेगी ये इतनी छोटी होगी कि ये ऑलमोस्ट जो वेरी हो रही है यहाँ पे उसको हम लोग जीरो मान लेंगे, अप्रोचिंग टू जीरो मान लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो नहीं, अप्रोचिंग टू जीरो मान लेंगे। इसी प्रकार से एक दूसरे ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल में यहाँ बनाऊंगा, तो ये जो लाइन होगी ग्राफ वाली, इसको हम लोग इतना छोटा मानेंगे कि वो ऑलमोस्ट हम लोगों को स्ट्रेट दिखाई देगी। फिर से समझिए बच्चों, मैं T1 से लेके T2 तक जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेस्पेक्ट में रेशियो निकालना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग ग्राफ के लिए तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो चेंज हो रहा ग्राफ, तो इस चेंज को मैं इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूँ। जैसे कि ऐसा समझिए कि आपके पास में एक सर्कल है, ये सर्कल जो है कंटिन्यूसली गोल है, लेकिन यदि मैं इस सर्कल को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट, देखिए ये मैंने छोटा टुकड़ा बांट दिया, तो इस पॉइंट पे ये वाली जो लाइन है, तो ये वाली लाइन ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रेट है, ये सर्कल को इंडिकेट नहीं करती है। उसी प्रकार से मैंने इसको इतने छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो ये भी क्या इंडिकेट करती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है, सर्कल को इंडिकेट नहीं करती है। तो यदि मैं इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं तो पूरा क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, लेकिन वो पूरे सर्कल का ही एक फॉर्म है। उसी प्रकार से ये वेरी होता हुआ हमको दिख रहा है, लेकिन इसको आप इतने छोटे टुकड़ों में बना दीजिए कि ये आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखे, स्ट्रेट लाइन दिखे। और स्ट्रेट लाइन मतलब कि कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने माना कि इतना स्ट्रेट है कि इसकी एक छोटी सी जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने मान लिया dt, और dt इतना छोटा है कि अप्रोचिंग टू जीरो है। ओके, ठीक है, तो अब ये है मान लीजिए a, ये है b, ये है c और ये है d, a b c d, ये हमारे पास में चार चीजें आ गई। तो जब ये a b c d आया, इस a b c d का भी क्या दिखता है हम लोगों को, रेक्टेंगल दिखता है। a b c d एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया निकालना हम लोग जानते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
क्योंकि ये रेक्टेंगल इतना छोटा है तो इसलिए इसका जो एरिया होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में डी ए इज इक्वल टू स्मॉल एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है हमारे पास में, तो लेंथ है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वाली, दैट इज कॉल्ड एक्स। तो ये रही लेंथ, और ब्रेथ कितनी है, तो छोटा सा एरिया है ये वाला, तो ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास में डी टी। तो ओवरऑल आ जाएगा हमारे पास में एक्स ए डी टी। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, ये रही लेंथ और ये रही ब्रेथ। तो यदि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन हुआ है और ये किसका एरिया निकला है, तो ये एरिया एक छोटे से रेक्टेंगल का निकला है। ठीक है। अब मैं ये एक छोटे से रेक्टेंगल का निकला है, इसका मान लीजिए इस प्रकार से मैं दूसरे का निकालूंगा, तीसरे का निकालूंगा, चौथे का, पांचवे का, मान लीजिए मैंने इन दोनों के बीच में 1000 रेक्टेंगल बना लिए। तो सबका क्या निकलेगा, डी ए वन एक्स डी टी वन, डी ए टू एक्स डी टी टू, डी ए थ्री एक्स डी टी थ्री, इस तरीके से। अब मुझे इसका T1 से लेके T2 तक टोटल काउंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो छोटे छोटे मैंने जितने भी निकाले हैं DA1 DA2, इन सब को मैं ऐड कर दूंगा। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एरिया आ जाएगा। तो वो आ जाएगा हमारे पास में डी ए का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो ये साइन है ये बताता है कि उन सबको मैंने ऐड किया है, किन सबको, एक्स और डी टी जो स्मॉल स्मॉल एरिया है रेक्टेंगल की, उन सबको। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल एरिया बन जाएगा ए, और ये रह जाएगा हमारे पास में एक्स डी टी। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या हुआ है, देखिए मैंने बोला इंटीग्रेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन किसका किया, लेंथ इंटू में ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन हो गए। उसके बाद में एडिशन करेंगे, तो जितने भी हमारे पास में रेक्टेंगल के एरियाज आए उन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ द इंटीग्रेशन। अच्छा, अब देखिए आगे, मान लीजिए हमको बोला गया है कि भाई कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमारे पास में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों याद करो, हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि कार की जो पोजीशन है वो उसके टाइम के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे कि एक कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है, तो अगले 4 घंटे में बताइए, तो हमने बोला कि 4 घंटे में 200 किलोमीटर। तो वहाँ पे डिस्टेंस जो था वो फंक्शन था किसका, टाइम का। तो उसी प्रकार से v जो आया था हमारे पास में चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड, 4 घंटे में कार कहाँ पे होगी, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन कहलाया था। यदि मुझे इसी का इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, डी टी को उधर लेके जाऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अब मेरे पास में जो डी एक्स है वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, तो मैं क्या करूँगा, इस स्मॉल डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा। तो जब मैं स्मॉल डिस्टेंस को ऐड करूँ तो दिस इज द सिंबल ऑफ द एडिशन ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, डी एक्स इज इक्वल टू सिंबल ऑफ वी डी टी। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ वी डी डी टी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। आगे देखिए, डिफरेंशिएशन जो था उसमें हम लोग करते थे, डिफरेंशिएशन जो है उसमें हम लोग करते थे डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, और ये बनता था हमारे पास में, पावर आगे आ जाती है और जो पावर है उसमें से हम लोग 1 माइनस कर देते हैं, उसमें से हम लोग 1 माइनस कर देते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसी चीज़ का हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो प्रोसेस हमारा डिफरेंशिएशन में हुआ है उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस हम लोग इंटीग्रेशन में करेंगे। तो यहाँ पे दिस इज द सिंबल ऑफ द डिफरेंशिएशन,
तो दिस इज द सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग dx को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग dx को मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट उसका अपोजिट। तो ये बनता है हमारे पास में x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो पावर है n यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे n डिवाइड में जाना चाहिए। यहाँ पे पावर में से हम लोगों ने -1 किया है तो यहाँ पे पावर में हम लोग क्या करेंगे n प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर थी वो आगे आ गई थी तो यहाँ पे जो पावर है वो मल्टीप्लाई हुई थी तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ओके। जैसे कि इंटीग्रेशंस में हम लोगों ने किया, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में आगे, और 4x टू द पावर 3। इसी को हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन में किया, सॉरी बच्चों, ये तो इसको हम लोग जब इंटीग्रेशंस में करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 dx, तो x एज इट इज 4 प्लस 1 मतलब 5, और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास में 5, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। जब हमारे पास में कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है जैसे a x टू द पावर n dx, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे a जो है वो एज इट इज रहेगा, फंक्शन जो है उसमें 1 ऐड हो जाए क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट एज इट इज जैसे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में होता था ना वैसे का वैसा, तो 8x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मुझे इंटीग्रेशन करना है 5x टू द पावर 4 dx का, तो ये आ जाएगा 5x टू द पावर 5 मतलब n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1, n क्या है यहाँ पे 4। इस प्रकार से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए, जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास में दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हैज टू टाइप्स, वन इज डेफिनेट और दूसरा हमारे पास में इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बच्चों जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि जिस फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी वो कहलाएगा हमारे पास में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और जिसकी वैल्यू फिक्स होगी वो कहलाएगा हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो वैल्यूज विल चेंज और यहाँ पे वैल्यू विल नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोगों ने एक रिलेशनशिप लिखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 1। तो बच्चों यहाँ पे जैसे जैसे मैं t की वैल्यू बदलता जाऊंगा वैसे वैसे v की वैल्यू बदलती जाएगी। t की वैल्यू 1 रखने पे v की वैल्यू कुछ और आएगी, t की वैल्यू 2 रखने पे v की वैल्यू कुछ और आएगी। तो मतलब कि यहाँ पे v की वैल्यू बदलेगी किसके हिसाब से, t के हिसाब से। तो यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। तो जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की बात करेंगे तो हमेशा वो एक इक्वेशंस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए इसी में मैंने t की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 3 प्लस का 1, तो ये 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0। तो जो v की वैल्यू जो 0 आई वो डेफिनेट है क्योंकि उस 0 में कोई चेंज नहीं हो सकता, कि 0 की अपनी एक आइडेंटिटी है कि वो उस प्लेस पे आएगा, मैथमेटिक्स में अंदर वो उस प्लेस पे आएगा। जैसे कि यदि इसके अंदर मैं t की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, सॉरी 2 पुट कर देता हूँ, तो ये आएगा 8 9 9 6 3, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो वो जो 3 आएगी वो वैल्यू क्या रहेगी फिक्स। तो जैसे कि t की वैल्यू 3 पुट करने पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो ये वैल्यू क्या है फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी आप t की वैल्यू 3 पुट करोगे v की वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपके पास में
3 आएगी, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट वैल्यू एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, एक चीज और समझिए बच्चों, देखो बच्चों, मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ में ये बोला गया है कि कैलकुलेट द वर्क डन। बच्चों फिजिक्स जो है वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, एकदम से फिजिक्स आपको समझ में नहीं आ सकती है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इसकी थ्योरी थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको थ्योरी पूरे तरीके से समझ में आना चाहिए। यदि मैं बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल में यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक फंक्शन होगा जिसकी पावर होगी, पावर में n+1 करना और उस पावर को नीचे लेके जाना है। इस तरीके से आपके दिमाग में सब चीज़ें आनी चाहिए। ओके, ठीक है। आपको दिया गया है टू कैलकुलेट द वर्क डन इन ए ग्राफ। एक ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ में बोला गया है कि वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे फोर्स दिया गया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, और ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आपको दे दिया गया है। और वो बोल रहा है कि जो ये ग्राफ है इसमें आपको वर्क डन निकालना है, और जो फंक्शन ऑफ फोर्स है जो इसकी वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो आपको वर्क डन दे दिया गया है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पूरे एरिया के अंदर का वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग, अच्छा ओके, इस पूरे एरिया के अंदर आपको वर्क डन निकालना, तो हमारे पास में जो तरीका है, तरीका क्या है कि इसको स्मॉल स्मॉल पीसीज में ब्रेक कीजिए, इतना ब्रेक कि वो अप्रोचिंग टू 0 हो जाए, ठीक है। तो उस अप्रोचिंग टू 0 के लिए इन्होंने एक फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड dx, उसकी इन्होंने वैल्यू दे दी गई है। तो यहाँ पे मान लीजिए f इज इक्वल टू उन्होंने दे दिया गया 2x माइनस का 2। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इक्वेशन दी गई है फोर्स की, 2x माइनस का 2, 3x प्लस का 4, 2x स्क्वायर प्लस का 8x, कुछ भी। फिर से वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस रीजन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको वर्क डन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसको स्मॉल स्मॉल पीसीज में तोड़ लेंगे, इतना छोटा कि अप्रोचिंग टू 0, और फिर उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। जितने भी वर्क डन निकालेंगे छोटे छोटे छोटे, W1 W2 W3 W4, उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, और जो फंक्शन जो फोर्स है उसकी वैल्यू दे दी गई 2x माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, हेयर फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 2 इंटू में dx। इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 2x dx माइनस का 2 dx। सोल्व कीजिएगा तो ये पावर 1 है तो n+1, यहाँ से n+1, तो ये आ जाएगा 2x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x। ओके, dx क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, वर्क डन आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे पास में वर्क डन आया, ये डेफिनेट इंटीग्रल है या इनडेफिनेट इंटीग्रल है? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करने से वर्क डन की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये कहलाएगा हमारे पास में इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x वर्क डन की, ठीक है।
तो मुझे ये कैसे मालूम चला कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये सिर्फ और सिर्फ इतने का है, ये सिर्फ और सिर्फ इतने का है। मीन्स हमको तो बोला गया कि वर्क डन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालिए, इस इस एरिया के लिए निकालिए। लेकिन मुझे ये कैसे मालूम चलेगा कि एरिया इतने से इतने तक का वर्क डन है? तो मैं क्या बोलूँगा कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यदि मुझे कहीं से ये पता चल जाए कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक निकालना है तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ। तो मान लीजिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ये है 3 और ये है 5। मतलब कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना 3 से ऊपर और 5 से नीचे वाली वैल्यूज के लिए। तो मतलब ये हो गई हमारी इनिशियल वैल्यू और ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू। तो जब मैं 5 पुट करूंगा तो 5 के बाद वाला वैल्यू आ जाएंगी, और जब मैं 3 पुट करूंगा तो मैं 3 से पहले वाली वैल्यू निकालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, दोनों को आपस में घटा दूंगा, 5 माइनस 3 कर दूंगा तो बीच वाली वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। लिमिट मतलब कि मुझे जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है उस डिस्प्लेसमेंट की कितनी लिमिट है, तो हम लोग बोलेंगे ये उसकी निचली लिमिट है और ये इसकी ऊपर वाली लिमिट है, और दोनों के बीच दोनों लिमिट को आपस में घटा दूंगा तो बीच का एरिया आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट कर लेते हैं। जैसे कि ये रही मेरी अपर लिमिट और ये रही मेरी लोअर लिमिट, ये रही मेरी अपर लिमिट और ये रही मेरी लोअर लिमिट। उसी प्रकार से ये रही मेरी अपर लिमिट और ये रही लोअर लिमिट, ये रही अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो अब जो 5वें है वो 5 ये बताएगा कि इधर का एरिया है, जो 3 है वो ये बताएगा इधर का एरिया, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है वो बताएगा वो इधर का एरिया। और जब मुझे क्या चाहिए था, इधर के एरिया के अंदर वर्क डन चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पर्टिकुलर एरिया का वर्क डन चाहिए होता है तो हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं कि उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिमिट पुट करने का जो तरीका होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ये जो है ये हमको देगा डिफरेंस जो हमको एरिया का चाहिए। तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा हमारे पास में, अपर लिमिट पुट कीजिए 5 तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 5 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास में 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6। सोल्व करते इसको, 25 माइनस का 10, 9 माइनस का 6 3, ये बचेगा 15 माइनस का 3। मतलब कि यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 12 जूल। मतलब कि यदि आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया है और इतना फोर्स लगा है तो उसने टोटल कितना वर्क डन किया होगा, आंसर उसने 12 जूल जो है वर्क डन किया होगा। तो बच्चों इस तरीके से लिमिट का जो है हमारे पास में इम्पोर्टेंस है। कुछ और डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशंस के बारे में।